विहान, अथर्व और शिवांश तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तीनों 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद वेकेशन में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। मुझे लगता है इस बार हमें गोवा या मनाली नहीं बल्कि गांव जाना चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव की हरियाली का आनंद उठाना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन हम में से किसके गांव चले? हम तीनों एक एक करके सभी के गांव चलेंगे, लेकिन शुरुआत विहान के गांव नाथुपुरा से करेंगे। हाँ तो दिक्कत क्या है, चलो, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतना। मेरे गांव में तुम्हारी ये आवारागर्दी नहीं चलेगी, जैसे देर रात तक जागना, शाम को बाहर घूमना और सबसे खास भूत प्रेत का मजाक बनाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरा गांव अंधविश्वासी के साथ साथ कायर और फट्टू भी है। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। विहान, तू साइंस का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होकर इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता है, लेकिन कसूर तेरा भी नहीं है, क्योंकि तेरा जड़ ही वहां से जुड़ा है, तो ये तो लाजमी है। लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार हम तेरी और तेरे गांव दोनों की गलतफहमी दूर कर देंगे। तीनों दोस्त आने वाले वेकेशन में गांव जाने का प्लान कर रहे थे और तीनों ने चुना विहान का वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलने के बाद उस गांव की चुड़ैल निकलती है और गांव में अकेले टहल रहे किसी भी इंसान को जान से मार देती है। अब तीनों को भूतों में जरा भी विश्वास नहीं था और इस बार उनका मकसद भी यही था कि वो गांव पहुंचकर उस चुड़ैल वाली बात को उनकी गलतफहमी साबित कर दे, जो उन्होंने इतने सालों से पाल रखा है। शाम की ट्रेन से वो लोग अगले दिन दोपहर में पहुंच गए थे विहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों विहान के घर पहुंचे। उनके गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ विहान की दादी रहती थी और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड थे। अरे बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। जा जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ, जा। तीनों दोस्त खाना खाकर एक ही कमरे में अपने अपने बेड्स पर रेस्ट करते हुए बातें कर रहे थे। अरे तुम लोग सो कहाँ गए? अपना मकसद भूल गए क्या? अथर्व अपने दोनों दोस्तों के साथ कमरे से बाहर चुपके से निकलता है और दादी के कमरे में घर की चाबी लेने जाता है। अथर्व अकेला दादी के कमरे में गया था। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, एक पतले से हाथ ने उसकी टी-शर्ट पकड़ ली और पीछे से एक डरावनी आवाज आई, चाबी रख दे यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि विहान की दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। असल में विहान की दादी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसका चेहरा उस अंधेरी रात में भी इतना भयानक लग रहा था कि कमजोर दिल वाला तो वहीं मर जाए। ये देखकर अथर्व वहीं कांपते हुए बेहोश हो गया। जब बहुत समय तक अथर्व नहीं लौटा, तब उनके वो दोनों दोस्त दादी के कमरे में आए तो देखा कि उनकी दादी बेड पर थी ही नहीं। अरे, दादी कहाँ गई? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकती है? अरे हो सकता है वॉशरूम गई होंगी, लेकिन पहले इस डरपोक को उठा, ना जाने क्या देख लिया कि यहीं बेहोश हो गया। वो दोनों उस रात नहीं जा पाते क्योंकि अथर्व उस हालत में नहीं था। अगली सुबह अथर्व की जब आंख खुलती है तो उसे उसके ठीक बगल में विहान की दादी बैठी दिखती है, जो अभी भी उसी खौफनाक चेहरे के साथ थी। बेटा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? किसी को कुछ मत बताना कि मैं कौन हूँ,
वरना कोई तुझे नहीं जान पाएगा कि तू कौन था। अच्छा बेटा मेरा। इसके बाद विहान की दादी वहां से चली जाती हैं। अथर्व अभी भी सदमे में होता है और अपने दोनों दोस्तों को यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाने को कहता है। उसी शाम जब तीनों दोस्त गांव की सैर कर रहे होते हैं तो वो एक चीज नोटिस कर रहे थे कि हर कोई उनसे दूर भाग रहा था। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। उन्हें इसकी वजह नहीं पता चल रही थी। एक चाय की टपरी चलाने वाले अब्दुल चाचा थे जो विहान को तब से जानते थे जब से विहान बहुत छोटा था। विहान उस अब्दुल चाचा के पास गया और उनसे बोला, अब्दुल चाचा, भूल गए क्या मुझे? ना बेटा, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? तुझे तो मैंने मेरी गोद में खिलाया है। इसके बाद विहान उनसे गांव की चुड़ैल और शाम ढलने के बाद किसी का भी गांव में ना दिखने का कारण पूछता है और ये भी पूछता है कि आखिर उन तीनों को देखकर गांव के लोग भाग क्यों रहे हैं। बेटा, असली कहानी ये है कि जिस गांव की चुड़ैल का जिक्र तुम इतने समय से सुन रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी ही है। गांव की चुड़ैल जो रात में निकलने वाले का शिकार करती है, वो तुम्हारी दादी है। ये सुनने के बाद विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बेटा, ये बात तुम्हारे घर वालों को भी पता है। आज से 7 साल पहले तुम्हारी दादी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन एक चुड़ैल उसी समय गांव में साया बनकर घूमती थी। उसे एक शरीर की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अपना शिकार कर सके। जब गांव के लोग उसे मारने गए तब तुम्हारी दादी भी उनमें से एक थी, लेकिन लौटते वक्त उस चुड़ैल ने तुम्हारी दादी के आत्मा को बांसवाड़ी में बांध दिया और उस चुड़ैल की आत्मा ने तुम्हारी दादी के शरीर में घर कर लिया। तब से तुम्हारी दादी इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलती है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर में कोई भी भगवान की मूर्ति और पूजा घर नहीं होगा और अंधेरे में कभी भी दीप या कोई भी रोशनी नहीं जलती, क्योंकि चुड़ैल शैतान की पूजा करती है, भगवान की नहीं। इसके बाद अथर्व ने भी कल रात वाली बात का जिक्र किया और अब तीनों काफी डर गए थे क्योंकि ये तीनों उस चुड़ैल के घर में रह रहे थे। इसी वजह से कोई भी इनके करीब नहीं जाना चाहता था। अब समझ आया कि मेरे घर वाले मुझे अपने गांव क्यों नहीं आने देना चाहते थे। ना ही उन्होंने कभी इस सच को बताया। इसके बाद तीनों उस घर में गए, सामान बांधा और फौरन निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा, लेकिन मैं अब अपने पोते से अलग नहीं हो सकती। मेरे माया खेल के कारण ही तो मैंने उसे अपने पास बुलाया है। अब तो मेरा शरीर बहुत पुराना हो चुका है। अब मेरी आत्मा को नए शरीर की जरूरत है। इतना कहते ही विहान की दादी के अंदर बसी उस चुड़ैल की आत्मा ने विहान के शरीर के अंदर दस्तक दी और इस डरावने दृश्य को देखते हुए वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। कहते हैं अब विहान की दादी की जगह विहान का शरीर उस चुड़ैल का घर बन चुका है, जो अगले 60 साल तक यूं ही इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलेगा। कहते हैं रातें दिन से ज्यादा खतरनाक होती हैं और अमावस्या की रात तो इससे भी ज्यादा।
अमावस की रात को भूतहा इलाकों में परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि इस रात भूत प्रेत और भटकती बुरी रूहों का गुस्सा और उनकी शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं और अपने दायरे में उस शख्स की तलाश करते हैं जो उनका शिकार बन सकता है। दादाजी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप समझिए, अगर मैं कल शाम तक शहर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखो बेटा, जॉब तुम्हें दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं कहता हूं आज रात रुक जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज भटकती रूहें शिकार करने को पागल होती है। दादाजी, अब आप मुझे गुस्सा होने पर मजबूर मत कीजिए और जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। संजय की ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी और इसके बावजूद भी वो ऑफिस नहीं पहुंचा था। इस वजह से कल तक उसे शहर किसी भी तरह पहुंचना था। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी संजय ने किसी की एक ना सुनी और अपना सामान लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास बने एक लौते बस स्टैंड की तरफ अकेले ही पैदल चल पड़ा। ना जाने गांव के लोग कितने अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं। संजय अभी कुछ देर चला ही था कि तभी आसमान में बादल काले पड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवाएं संजय को बार बार किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ संजय के साथ भी होने वाला था। संजय रात के 11 बजे उस भूतिया गांव में अकेला राही था। वो अभी आगे कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसे महसूस होते ही संजय एकदम से घबरा गया और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? जब संजय पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करने लगा। वो अब एक चौराहे पर पहुंच चुका था जहां से 4 रास्ते आपस में जुड़ते थे। संजय को चौराहे से सीधा सामने के रास्ते पर एक आदमी दिखा जिसने शॉल लपेटा था। उसे देखकर संजय को थोड़ी हिचक हुई कि भला ये शख्स इतनी रात को बेवजह मूर्ति के समान रोड पर क्या कर रहा है। संजय बिना कोई हरकत किए हुए वहां उस शॉल लपेटे हुए आदमी के बेहद नजदीक से गुजरा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटा तो देखा, पीछे वही शॉल लपेटा आदमी खड़ा था। संजय को उस आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। वो कहीं संजय का पीछा तो नहीं कर रहा था। संजय दोबारा अपने रास्ते चलने लगा और इस बार भी वो शॉल लपेटा शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। जब संजय चलता, उसकी परछाई बनकर वो शख्स भी चलता। जब संजय रुक जाता तो वो शख्स भी रुक जाता। संजय अब इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए इस बार वो रुका और पीछे पलटकर उस आदमी पर खूब चिल्लाने लगा। कौन है तू? कोई पागल है क्या? इस तरह आधी रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उस शख्स ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उसका यह रवैया संजय को और गुस्सा दिला रहा था। इसी वजह से संजय ने उसके गले से शॉल को निकाला तो उसको एक जोरदार झटका लगा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद थी। भूत!
ये बोलते हुए संजय वहां से भागने लगा। अभी अभी उसने एक भयानक चेहरे वाले प्रेत को देखा था। तभी अचानक से वो शख्स संजय के एकदम सामने आ गया और दांत निकालकर हंसने लगा। मार दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली चेहरे को घूरने और मेरी शॉल को निकालने की? तूने मेरा असली और बदसूरत चेहरा देख लिया है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। इतना कहते हुए उस प्रेत ने संजय की छाती में अपना हाथ घुसाया और एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अभी भी धड़क रहा था। संजय की आखिरी चीख के साथ गांव का माहौल फिर डरावना और शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को संजय की लाश सड़क पर पड़ी मिली, जिसमें दिल नहीं था। उसके दादाजी ने अफसोस के आंसू रोए, क्योंकि मना करने के बावजूद संजय ने अमावस की रात को जाने की बेवकूफी की और अंजाम एक भयानक मौत। कहते हैं उस गांव में हर अमावस की रात को वो शॉल लपेटे शख्स घूमता है और जो भी राही उसे टहलता दिखता है उसका पीछा करता है और उसे कोई गलती करने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई गलती कर देता है तो उसका अंजाम एक झटके में वही होता है जो संजय का हुआ। यार, यहां आ तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा जहां हम एटलीस्ट एक वीक रुक सके। बात तो सही है, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। बाबू साहेब, क्या आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जय शुक्ला है और हम यहीं के निवासी हैं। हमारा एक पुराना सा लेकिन आलीशान फार्म हाउस है जो कि शहर के एकदम कोने में है। दो कपल्स अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए मनाली गए थे, जहां उन्हें कहीं भी रहने के लिए होटल रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ये ऑफर करते हुए कहता है कि आप चाहे तो मेरे मकान में रह सकते हैं। किराया लगभग आधा था और इसमें भी अच्छी बात यह थी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान था। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई ना कोई खतरनाक सच छुपा होता है। देखो साहब, ये घर तो काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज यहां ज्यादा शोर शराबा ना करिएगा और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखें। सुशांत जय शुक्ला होम ओनर की बातों को एकदम से नजरअंदाज करता हुआ उन्हें वहां से जाने को कहता है। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी काफी थक चुके थे। इसी वजह से सबने तुरंत बेड पकड़ना सही समझा। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़ने लगी। कोई जानवर था जो जोरों से गुर्रा रहा था और ये आवाजें लगातार आ रही थी। स्नेहा, उठो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ यार, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। कोई आदमखोर जानवर था जिसकी लगातार तेज गुर्राहट ने उन चारों की नींद उड़ा दी।
और उसके बाद सभी लिविंग एरिया में पहुंचे। ओह शिट! मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या तूफान आ गया? उस हाउस के ओनर ने उन्हें 15 मिस्ड कॉल्स दिए थे। गहरी और थकावट से भरी नींद और फोन के साइलेंट होने के कारण वो फोन नहीं देख पाया था। इसी वजह से उसने ओनर को कॉल बैक किया। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपके इतने मिस्ड कॉल्स हैं? साहब, आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ पैसों की लालच में आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करिए, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है। वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। कौन हैवान? आप क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट गया। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। क्या हुआ सुमित? क्या बात हुई? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बता रहे थे कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, वरना वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। ये शुक्ला भी ना, इसीलिए तभी मैंने इस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। यार तुम लोग रुको, मैं जस्ट अभी देख कर आया कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाजें नहीं आ रही। सुमित भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद करने के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी सुमित की एक तेज चीख निकल जाती है, जिससे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओह शिट! सुमित! सुमित! हर कोई सुमित को आवाज लगाते लगाते बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर, हाथ और जबान सब एक साथ कांपने लगते हैं। सुमित, ये क्या हो गया भगवान? चुप हो जाओ निधि। वाकई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारा भी वही हाल होगा जो सुमित का हुआ। जब वो सभी सुमित की चीख पर बेसमेंट गए तो उन्होंने देखा एक 7 फुट का मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूमे सुमित के गर्दन को नोचे जा रहा था। ये दिल दहलाकर रख देने वाला दृश्य देखकर बचे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तीनों अब एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आकर्षित हो गया और अपनी तलवार से सुशांत की गर्दन को एक पल में उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा की तरफ बढ़ता, एक तेज फायर स्मोक था वो जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो शैतान पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज से डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और दरवाजा खोलने पर उन्हें बाहर उनके मकान का मालिक खड़ा दिखा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए था। मैडम, जल्दी से यहां से निकलिए। ये जिस शैतान से अभी आपका सामना हुआ था, वो असल में एक ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म का पूरा खून निगल लेता है। अगर इसको थोड़ी सी भी किसी के खून की गंध लग गई तो ये अपनी गुर्राहट से उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना जरिया बनाकर उसके साथ आए हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित का पैर छिल गया था। हो सकता है शायद उसी खून का उस हैवान ने गंध ले लिया हो सकता नहीं, यही हुआ है। लेकिन उस हैवान को आग और इसके धुएं से बहुत डर लगता है।
इस हाउस का बेसमेंट ही उसका अड्डा है, जहां वो छुपा रहता है और अपने शिकार किए गए जिस्म को टांग कर रखता है। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घाट लगाए बैठा है कि अगर उस रात उनकी तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता।